नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मेरे साथ जुड़ गए हैं जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। हमने पार्ट 1 में जो कुलदीप बिश्नोई के राजनीतिक फैसले रहे उनकी विस्तृत चर्चा की और अब हम आ गए हैं जो आज वोटिंग हुई है आदमपुर हलका के अंदर। उस वोटिंग के अंदर भाई साहब हिसार के नीचे जो गांव पड़ते आदमपुर हलके के, वहां से शुरू करके अपनी यात्रा, और ये अब लास्ट गांव है इनका बालसमंद, और बालसमंद गांव में हमें मिल गए हैं। और अब हम इनसे जानना चाहते हैं कि आज की जो वोटिंग रही है उसका निचोड़ क्या है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को प्रद्युमन जोशीला की तरफ से नमस्कार, राम राम। आज जो वोटिंग हो चुकी है, मतदाता आदमपुर हलके की किस्मत का फैसला कर चुका है, तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला किसके हक में गया होगा? देखो, अभी ओवरऑल जो कंक्लूजन हर गांव के हिसाब से आएगा उस पर तो अभी अध्ययन करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर कई चीज़ें जो आज के इस चुनाव में हमने देखी, एक तो सबसे पहली बात तो ये देखी कि जिन गाँव में कुलदीप बिश्नोई या चौधरी भजनलाल परिवार का एक बहुत बड़ा किला जिन गाँव में था, वहाँ निश्चित रूप से जयप्रकाश जेपी जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनको वोट मिल रहे हैं, उनको बढ़त मिल रही है, यानी पहले से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। बढ़त तो जीतते तो गाँव में कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, लेकिन वोट जयप्रकाश को अच्छे आ रहे हैं, यानी कि उनकी जो वोटों की संख्या वो बड़ी है। बिल्कुल। दूसरा, जिन गाँव में, एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं बिना अध्ययन किए हुए भी, क्योंकि मैं आज सुबह से सारे गाँव में मैंने जितने गाँव सबको कवर कर लिया। गाँव के हिसाब से अगर देखें तो जयप्रकाश सबसे ज़्यादा गाँव में लीड लेगा। टोटल मेरा जहाँ तक आकलन है 30 गांव से ऊपर जयप्रकाश इस चुनाव में जीतेगा। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ भव्य बिश्नोई की लीड ज़्यादा है। वो कौन कौन से गांव हैं? उसमें अगर हम बात करें, एक तो सदलपुर गांव पड़ता है, सदलपुर के बाद आदमपुर गांव, आदमपुर मंडी, असरावा में भी ठीक ठाक बढ़त मिलेगी, और उसके बाद चब्बरवाड़ में छोटा गांव है लेकिन फिर भी वोट आएंगे। बोडिया, बाणा और सारंगपुर, ये ऐसे गांव नज़र आ रहे हैं जहां कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई कह लीजिए आप, वो बढ़त पर हैं। अगर हम जयप्रकाश की बात करें तो बांडा एडी से शुरू हो जाते हैं हम। बांडा एडी, तेलनवाड़ी, कुतियावाड़ी, मोडाखेड़ा, तीनों चूड़ी, उसके बाद दडोली, उसके बाद अगर इस साइड आ जाते हैं तो खासा महाजनान, फ्रांसी, कालीरामन, जगान, और चिक्कनवास में भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य ऐसा नज़र आ रहा है कि पहली बार वहाँ से कुलदीप भव्य बिश्नोई को हार मिल सकती है। वहाँ हर बार चौधरी भजनलाल का परिवार जीतता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वहाँ जयप्रकाश जीतने की पोजीशन में है। इसके अलावा भी जैसे सलेमगढ़ गांव है, वहाँ चौधरी भजनलाल परिवार का एक बहुत बड़ा दबदबा हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वहाँ से जयप्रकाश बहुत क्लोज फाइट में जीतेगा। उसके अलावा एक जो अचंभे की बात है वो ये नज़र आ रही है, हम ये मान के चल रहे थे कि आम आदमी पार्टी भी बहुत बढ़िया करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी का जो उन्होंने चुनाव किया है उस प्रत्याशी उनका काफ़ी ढीला ढाला नज़र आया। मुझे तो कहीं पूरे चुनाव में वो आज दिखा नहीं, वो मतदान के दिन। और आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है कि चौथे पे जाने की पूरी पूरी संभावना है। एक बालसमंद गाँव में जो इनेलो का प्रत्याशी है वो ठीक ठाक वोट ले रहा है। इनेलो को सिर्फ एक बालसमंद गांव में ठीक वोट मिलेंगे। इसके अलावा 2-3 गांव ऐसे हैं जहां उनको 100 से 150 के आसपास वोट मिलेंगे, और उसके अलावा इनेलो का भी कोई लंबा चौड़ा सिस्टम लग नहीं रहा। एक आश्चर्यजनक बात ये भी हो सकती है कि कहीं नोटा इन दोनों से ऊपर ना चला जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो चौधरी भजनलाल परिवार कोई वोट नहीं डालना चाहते, और जयप्रकाश जो कि यहाँ का लोकल कैंडिडेट नहीं है, वो भी हल्के से बाहर का, तो हो सकता है वो उसको भी ना वोट डालें। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि नोटा भी 3 से 4 हज़ार वोट यहाँ ले जाने की उम्मीद लग रही है, जो मुझे लग रहा है आज के दिन। अगर नोटा 3 से 4 हज़ार वोट ले जाता है तो ये किसका मतलब नेगेटिव मानेंगे हम? देखो, फिलहाल जो लग रहा है टोटली जयप्रकाश के जो वर्कर हैं उनमें उत्साह ज़्यादा दिखाई दे रहा है आज के दिन। भारतीय जनता पार्टी की मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रही। अगर मैनेजमेंट के हिसाब से देखें, जयप्रकाश जी की मैनेजमेंट बूथों पर काफ़ी कम मिली, और मुझे
बहुत से ऐसे बूथ भी मिले जहाँ इंडियन नेशनल लोकदल का और आम आदमी पार्टी का कहीं कोई जोड़ा उठाने वाला भी वहाँ नज़र नहीं आया। कहीं भी कोई टेंट नहीं लग रहा था उनका। कांग्रेस का मिला हर उस पे। हाँ, कांग्रेस का सब पे मिला। और लगभग एक गांव में अगर आप सदलपुर के जो ढाणी सदलपुर गांव है, वहाँ की ढाणियों के शायद 3 या 4 बूथ थे, वो ऐसे थे जो अलग थे गांव से दूर। उनमें जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे, वहाँ कांग्रेस का भी कोई ऐसा नज़र नहीं आया। बाकी लगभग हर जगह कांग्रेस का, एक तो गुड़साड़ गांव में, बगड़ा में, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस को एक तरफा वोटिंग भी हुई है। आप एक बात मुझे बताइए, मतलब जहाँ ऐसा तो नहीं होना चाहिए राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, अगर सदलपुर ढाणे की आप बात कर रहे हो तो वहाँ एजेंट तो होना चाहिए था, ये तो मिसमैनेजमेंट है। देखो ऐसा है जी, वहाँ मैंने पता भी किया था, सदलपुर गांव से और जो खाबड़ा रोड पर पड़ती है एक ढाणी, वहाँ ना कोई कहीं कोई कांग्रेस का टेंट था, ना वहाँ कांग्रेस का कोई एजेंट मुझे तो कोई मिला नहीं। वहाँ पूछी भी थी तो टेंट भी नहीं था। एक दो जगह हो सकता है जो उन्होंने जो बात बताई, भाई यहाँ जो हमारे जितने वोट हैं वो लगभग जो है कुलदीप बिश्नोई के खाते में है, तो यहाँ कोई उनका आदमी है नहीं। लेकिन उसके उलट अगर हम देखें तो कुछ जगह ऐसे भी मिले जहाँ उम्मीद से ज़्यादा वोट जयप्रकाश के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। कौन से गाँव हैं ऐसे? ऐसे एक तो जैसे गुड़साड़ की हम बात करें, बगड़ा की बात करें, बांडा एड़ी की हम बात कर सकते हैं, उसके अलावा चिकनवास की बात है, कालीरामन है, खासा महाजन है, फ्रांसी है, जगान गांव में भी ठीक है, असरावा में भी उम्मीद से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। हालांकि वहाँ असरावा में भव्य बिश्नोई जीतेगा चुनाव, लेकिन जयप्रकाश को उम्मीद से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। मेलसरा में, ढाणी, मोहब्बतपुर और मोहब्बतपुर में उम्मीद से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं जयप्रकाश को, जितनी हम उम्मीद सोच रहे थे। तो कुछ गाँव ऐसे हैं। सरकार का दबाव भी कहीं नजर आया? देखो, बाई इलेक्शन में सरकार का दबाव हमेशा होता है जी। जो उपचुनाव होता है वो होता ही सरकार का है, क्योंकि सरकार के सारे ताम झाम लोगों को अब ये भी पता है भाई 2 साल का अभी राज बाकी है, तो 2 साल में हम काम करवाएं। सरकार के मंत्री, एक छोटी बात और बताता हूँ मैं आपने, एक तो विपक्ष का कोई नेता किसी आदमी के घर जाए और एक सरकार का मंत्री अपने पूरे दल बल के साथ जाए, तो नेचुरल बात है, देखो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और यहाँ तो आदमपुर में चुनाव आज जो खींचतान पे चल रहा है, बिल्कुल नेक टू नेक जो फाइट चल रही है, यहाँ तो एक तरफा होना चाहिए था। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। जब 2019 का चुनाव लड़ा, कुलदीप बिश्नोई यहाँ प्रथम स्थान पर रहे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। 2 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रही, वो भी बीजेपी में है। 3 नंबर पे यहाँ जेजेपी के रमेश गोदारा रहे, वो भी समझौते में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो यहाँ तो विपक्ष होना ही नहीं चाहिए था। मेरा आकलन ये था कि यहाँ तो 1 लाख से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ना चाहिए था। लेकिन सच्चाई ये है कि इस इलाके में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ 60,000 के आसपास वोट ऐसा है, 55 से 60,000 वोट जो भजनलाल परिवार का है, और उसके एंटी किसी को भी आप खड़ा कर दो 40 से 45,000 वोट आज के दिन उसके बिल्कुल खिलाफ है। अब जो बीच का जो 15 से 20,000 वोट पड़ता है, 1,30,000 के आसपास यहाँ वोट पोल होंगे, वो हार जीत तय करता है। वो किसके, अगर वो सारा जयप्रकाश की तरफ चले जाता है, क्योंकि वो लगभग, यहाँ एक और अजीब बात मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे लोग भी मिले जो न्यूट्रल टाइप के थे, उन्होंने आखिरी में पोलिंग की है कई जगह। वो निर्णायक भी हो सकती है पोलिंग, वो निर्णायक हो सकती है, उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा गया। उसमें जो गांव के कुछ एक वर्ग विशेष के जो लोग हैं, उन्होंने आखिरी में भी। अच्छा, एक चीज़ और हुई है इस चुनाव, किस वर्ग विशेष के लोग? इस चुनाव मैं बताऊं आपने, वो चलो नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का भी। इस चुनाव में एक और विशेष बात जो देखने को मिली, वो ऐसा मिला कि लोगों को इस बात का दर्द ज़रूर था कि कुलदीप बिश्नोई जी हमारे बीच में नहीं रहते, और भव्य बिश्नोई ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा उसके बाद वो भी हमारे बीच में नहीं आए। इस चीज़ का दर्द ज़रूर है। अब वो वोट में कितना कन्वर्ट होता है वो तो 6 तारीख को जब नतीजे आएंगे। एक चीज़ और बताइए, जो इनकी चीफ मिनिस्टर साहब आए थे आदमपुर में, तो उस दौरान काफ़ी बूढ़ी हो चुकी इनकी माता जी, उनको स्टेज पे लेके आना, तो कहीं ना कहीं वहाँ से गलत मैसेज नहीं गया हुआ? चुनाव में क्या होता है, चुनाव में कई चीज़ें होती है। एक भावुकता का भी चुनाव लड़ा जाता है। श्रीमती जसमा देवी जो चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी हैं, वो यहाँ से विधायक भी रही हैं, और उनको स्टेज पर लाने का सीधा साधा मतलब ये था कि चौधरी भजनलाल के परिवार का, उन्होंने स्टेज पे बोला भी है कि भाई एक बूढ़ी जो है आपसे अपील कर रही है, वो एक भावुकता का जो वोट होता है उसको लेने का एक प्रयास, उसको हम कह सकते हैं। एक बात ये रही, चलो वो तो भावुकता में आ गया,
कि दुष्यंत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई धुरंधर विरोधी रहे एक टाइम में, और एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती, जो हम शुरू में भी देख रहे थे। तो लास्ट में उनको बुला, आप जो प्रश्न पूछना चाहते हो पुनिया साहब, एक बड़ा अजीब इस चुनाव में देखने को मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन 3 लोगों ने यहाँ से चुनाव लड़ा, जो प्रथम स्थान पर है ब्रिजेंद्र सिंह, वो MP हैं हिसार के, वो आज कुलदीप बिश्नोई के परिवार के लिए वोट मांग रहे हैं। 2 नंबर पे जो रहे दुष्यंत चौटाला, जो आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भव्य बिश्नोई के लिए वोट मांग रहे हैं। और 3 नंबर पर जिनकी जमानत जब्त हुई भव्य बिश्नोई, वो स्वयं प्रत्याशी हैं। बड़ा अजीब, मतलब ये राजनीति, इसीलिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने एक चीज़ और अगर गौर करने लायक देखी हो, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टेज पर थे तो उनके एक तरफ चौधरी देवीलाल के जो परिवार से आते हैं दुष्यंत चौटाला, वो बैठे थे। हरियाणा में 3 लाल हुए हैं, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंशीलाल और चौधरी भजनलाल। और दूसरी तरफ चौधरी भजनलाल के जो बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, वो बैठे थे। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि आज जो मनोहर लाल हैं, चौथे लाल, उनके नीचे 2 लाल परिवार आज राजनीति करने लगे। कहीं न कहीं एक विडंबना नहीं है, इतने बड़े लाल, इतना बड़ा नाम जो प्रोधा रहे हैं भारतीय राजनीति के विजन के नाम। इसमें कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि चौधरी भजनलाल का इतना बड़ा नाम था। 2005 में वो 71,000 वोटों से यहाँ से चुनाव जीते थे, जब वो कांग्रेस की तरफ से मतलब मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार थे और प्रदेश कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे। 71,000 बहुत बड़ा मार्जिन होता उस टाइम का। आज तो 1 लाख से ऊपर का मानेंगे, क्योंकि उस टाइम पे वोट भी कम थे। और आज कुलदीप बिश्नोई जी को अपने बेटे को राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ाने के लिए दुष्यंत चौटाला, जो उनके हमेशा दुर्विरोधी रहे, चौधरी देवीलाल, यहाँ चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल ने भी चुनाव लड़े आमने सामने 1972 में, अगर आपके दर्शकों को ध्यान है या नहीं है। और उसके बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह ने भी यहाँ जो है चुनाव लड़े है चौधरी भजनलाल की टक्कर में। आज चौधरी रणजीत सिंह, जो देवीलाल जी के बेटे हैं, आज प्रदेश में बिजली मंत्री हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़े है कुलदीप बिश्नोई के सामने। तो ऐसी एक आज जो राजनीति में चौधरी भजनलाल परिवार का एक जो कद था, वो बेशक वो विधायक बने या प्रदेश में बेशक सरकार में मंत्री भी बन जाए भव्य बिश्नोई, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका कद इस चुनाव में छोटा हुआ है। उसका कारण क्या है कि उनको अपने बेटे को राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ाने के लिए, उसको जिताने के लिए दुष्यंत चौटाला, चौधरी रणजीत सिंह और इवन CM श्री मनोहर लाल खट्टर जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी और JJP का और निर्दलियों का उन्होंने जो है, आप उसको जी हजूरी कह लीजिए या उनका समर्थन लेने के लिए जो है उनको बड़े प्रयास करने पड़े, और उनके समर्थन से ही अगर ये जीतेंगे। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, आज से पहले यहाँ से जब से चौधरी भजनलाल परिवार जीता है, उसका टोटली क्रेडिट चौधरी भजनलाल और उनके परिवार को जाता है। लेकिन ये चुनाव ऐसा होगा, अगर भव्य बिश्नोई जीतते हैं 6 तारीख को, तो इसका क्रेडिट प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को, भारतीय जनता पार्टी को, JJP को, चौधरी रणजीत सिंह को, और भी जिन्होंने इसकी मदद की है उन सबको जाएगा, क्योंकि अकेला तो ये जीता नहीं। ये आकलन हमने किया, थोड़ा सा दर्शक भी काफ़ी उत्सुक हो रहे होंगे, क्योंकि सामने जो पर्सनैलिटी बैठी है वो हरियाणा के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। वो चाह रहे होंगे कि इनके श्री मुख से एक बार रिजल्ट भी सुन लें। देखो, रिजल्ट का अभी तो कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन इतना ज़रूर है कि बड़ी क्लोज फाइट होगी और परिणाम जो है वो अचंभित करने वाले होंगे। दूसरा, एक चीज़ जो मुझे जो लग रही है, ये जो बाकी जो 3 खड़े हैं, ये तो शायद मेरे ख्याल में 7-1 हज़ार तक तीनों क्या सारे टोटली वो 7,000 तक सारे निपट जाएंगे। बाकी अभी जो आखिरी वोटिंग का जो कितना वोटिंग हुई है, उसका भी अंतिम जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी तक नहीं आया है, लगभग 76% के आसपास हुई है। तो हो सकता है कि ये 77-78 तक भी चली जाए, क्योंकि आखिरी जो होगा ना, अच्छा, उसके बाद परसेंटेज में भी एक बात रहती थी प्रद्युमन भाई, कि जो कुलदीप समर्थित गांव थे या एरिया कह लीजिए, वहाँ वोटिंग परसेंटेज 80 से ऊपर जाता था, और जो 90 भी चला जाता, 90 तक भी चला जाता था। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ 95 भी होता था। और इस बार ये ऐसा लग रहा था, वो भी आपको बताऊं, जयप्रकाश के कैंडिडेट बनने के बाद और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत करने के बाद ये तो ज़रूर हो गया कि कहीं कोई एक तरफा मुकाबला कहीं नज़र नहीं आया। एक चीज़ और बताऊं आपको पुनिया साहब, जब कुलदीप बिश्नोई जी ने यहाँ से इस्तीफ़ा दिया और भव्य बिश्नोई ने जिस दिन नामांकन दर्ज किया, उस दिन उनकी 30,000 प्लस की जीत थी।
उसका कारण क्या था कि पिछला चुनाव उन्होंने 30,000 के आसपास वोटों से जीता था, तो नेचुरल बात है कि वो 30,000 की जीत थी। और आज उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, जब अमूमन उपचुनाव में ये होता है कि प्रदेश से बाहर के किसी नेता को नहीं बुलाया जाता, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के प्रभारी रहे हैं विप्लव देव, जो त्रिपुरा से आते हैं, उन्होंने भी यहाँ जनसभा करनी पड़ी, और एक नहीं कई प्रोग्राम करने पड़े। प्रदेश की सारी कैबिनेट को यहाँ बैठना पड़ा, सारे मंत्रियों को यहाँ बैठना पड़ा। हारे जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर भव्य बिश्नोई चुनाव जीतता तो भी प्रदेश की राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लंबा चौड़ा, ना ही सरकार पर फर्क पड़ेगा। अगर जयप्रकाश चुनाव जीतता तो भी कोई लंबा चौड़ा अब फर्क नहीं पड़ेगा, 2024 में जरूर फर्क पड़ेगा। 2024। तो साथियों, कहने का भाव क्या है कि हो सकता है भव्य बिश्नोई यहाँ से चुनाव जीत जाए, लेकिन ये सच्चाई है जो एक इतना बड़ा राजनीतिक घराना जो भारत की राजनीति तय करता था, आज उसकी सांसें अटकी पड़ी हैं। ये भी सच्चाई है। इसमें एक बात और भी मैं साथ में जोड़ना चाहूँगा, अगर भव्य बिश्नोई यहाँ से विधायक बन जाते हैं तो उनसे भी विनम्र अनुरोध है कि वो हल्के की जनता की सुध बुध लेने के लिए हल्के में ज़रूर रहें, क्योंकि ये नहीं है कि वो भी आज जैसे कुलदीप बिश्नोई जी को जो लोगों के बुलाने सुनने पड़ रहे हैं, और अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो भी उनसे अनुरोध है कि उनको चुनावी मैदान में यहीं डटे रहना चाहिए। जयप्रकाश जी के लिए भी सेम संदेश है, वो हारें या जीतें, अब ये नहीं हो कि वो फिर दोबारा कलाए चले जाएं, उन्हें भी यहीं पे डट के रहना चाहिए। और मेरा एक और भी मानना है तमाम जो प्रदेश के बुद्धिजीवी मतदाता हैं उनसे, कि ऐसे लोगों को आपने विधानसभा और लोकसभा में भेजना चाहिए जो आपकी आवाज़ उस देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बुलंदी से उठा सके, आपसे मिलजुल सके, आपके अंदर रह सके। ऐसा ना हो कोई भी हल्का हो कि वो किसी ऐसे आदमी को अपना प्रतिनिधि बना ले जो लोगों के बीच ही नहीं ना रहे। कहने का भाव ये है कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तो वो अच्छा प्रत्याशी भी नहीं भेज सकती, और जब जनता जागरूक होगी तो उसको भी यहाँ आना पड़ेगा जनता के बीच में जो आपका नुमाइंदा है। ये हमने पूरा विश्लेषण दिया आपको। ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।